गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीपीएससी मेंटर्स डेस्क के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज इस एडिटोरियल डिस्कशन में आप लोग का स्वागत करते हैं और ये फर्स्ट वीडियो है जहां पर किसी एडिटोरियल को डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग का फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरीके से कुछ कमियां रह गई है उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इम्प्रूव करेंगे, अगर आप लोगों का सजेशंस आता है तो। ठीक है, तो बिना किसी समय वेस्ट किए हुए हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग सबसे पहले आप जान लीजिए कि आज टॉपिक में पढ़ने वाले क्यों हैं, बीपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्या है या अन्य किसी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेके, ठीक है, इलेक्शन जो प्रोसेस है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसको सुधार को लेते हुए हमेशा एक क्वेश्चन बीपीएससी में आता ही आता है। साथ ही यह आपके ऐसे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शंस है, तो एक ना एक किसी न किसी रूप में आपके पास एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज का जो टॉपिक लिया है कल के एडिटोरियल से लिया गया है। दिन आज लेट हो गया थोड़ा पीपीटी बनाने में। कल से हम लोग सुबह में आपको ये जो आपका एडिटोरियल डिस्कशन है आपके पास ये चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं उसका आपको बताते हैं कि क्या करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कशन यह करने वाले हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या था, किस लिए सरकार ने इसको लाया था, सरकार का पर्पस क्या था, अगर पर्पस अच्छे थे तो उसमें कहाँ कमियां रह गई कि जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, तो उनके द्वारा क्या क्या बिंदु बताए गए वो हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही अगर जिस चीज़ के लिए लाया गया था, अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था या ब्लैक मनी को रोकने के लिए लाया गया था, तो उस अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो गया है तो उसके जगह क्या किया जा सकता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत रहता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्टोरल जो फंडिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई जब कभी भी इलेक्शन से संबंधित टॉपिक पढ़ी तो दो तीन, अभी जैसे ये डिस्कशन करें तो दो तीन स्टेक होल्डर को आप पकड़ ले। सपोज कीजिए एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक बाई पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है आपका। ठीक है, उसके बाद वोटर्स है। ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्शन से संबंधित जब कभी भी चीज रहे तो आपको यह समझना है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, यानी और साथ ही दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी इससे संबंधित, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। साथ ही जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मीनिंग क्या है कि अगर जो अपॉर्चुनिटी या जो अवसर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है वही बाई के पास, यानी किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले, ये इलेक्शन प्रक्रिया का मेन थीम है। और जो कोई रूल्स बनते हैं तो इस कसौटी पर कसा जाता है कि अगर किसी जो कानून बनना है इससे किसी रूलिंग पार्टी को या किसी अपोजिट पार्टी को या किसी थर्ड पार्टी को एडवांटेज तो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है कुछ कमियां निकल के आया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख ली, अब हम लोग को देखना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है। तो सपोज किया जाए कि चंदा, आप समझते हैं कि पार्टी में जो फंडिंग होता है, सपोज किया जाए कि एक्स कोई पार्टी है। ठीक है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था है, कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है जिसको इस यहाँ पर पैसा देना है। सब कुछ किया जाए कि जितना भी 1 लाख देना है, 2 लाख देना है, तो ये डायरेक्ट इस पार्टी को, पहले क्या सिस्टम था, सरकार ने इसको इसलिए लाया था कि जो ये कैश में यहाँ देते थे, अगर कोई कंपनी है तो अगर कैश में इसको पैसा चला जाएगा तो होता था कि ब्लैक मनी का पैसा चला गया तो इसको सरकार ट्रेस नहीं कर पाता था। तो इसमें लगा कि ब्लैक मनी को रोकने के पर्पज से इसको बनाया गया कि अगर फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल मेथड से जाएगा, सपोज किया जाए कि अगर बैंक के पास से गया तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के समय कैसा था कि सपोज किया जाए कि ये डोनर है, ठीक है, जिसको एक्स किसी कंपनी को देना है,
तो ये क्या करेगा, एसबीआई इसके लिए प्राधिकृत बैंक था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एसबीआई के पास जाएंगे, अब सपोज किया जाए कि 10,000 रुपया एसबीआई में जमा किए, बदले में ये इनको एक प्रोमिसरी नोट दे देगा, ठीक है, प्रोमिसरी नोट दे दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये नोट आप एक्स कंपनी को जाके, ये जो जो भी डोनर है इसको दे देगा। अब जो ये पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज इसको जाके एसबीआई में जमा कराएगा और वो उसको उस अकाउंट में उतना पैसा चला जाएगा। तो सरकार का था कि ये हमको डिजिटली पेमेंट करना है, ट्रांसपेरेंसी से आएगा कि कौन किसने पेमेंट किया, कहाँ पेमेंट किया, एक रिकॉर्ड है, और क्योंकि फॉर्मल सिस्टम है तो ब्लैक मनी यूज नहीं हो पाएगा। तो सरकार का तर्क ये था कि इस हिसाब से चीजें हमारे द्वारा किया गया है ताकि कोई कैश में चीजें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना दिया जा सके। वर्तमान समय में भी सीमा रखा गया है कि सर्टेन, पहले वो 20,000 था कि 20,000 के नीचे अगर जो है कैश में दे सकते हैं, अन्यथा उसके ऊपर जो है आपको जो चेक होता है या किसी अन्य माध्यम से आपको देना पड़ेगा। वर्तमान में इस लिमिट को करके 2,000 कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी अभी 1 लाख देना है, 10 लाख देना है, तो ये सिस्टम बनाया गया था, बॉन्ड का सिस्टम। अब इस पर जो क्वेश्चंस उठे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है एडीआर, आपको पता है कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए एक जो एसोसिएशन है जो काम करता है, साथ ही कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस स्कीम में कुछ कमियां पाई, वो हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या पाए। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी का कहना था, पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना था कि जो डोनर है वो एसबीआई को अगर देता है पैसा, तो एसबीआई के पास तो पूरा रिकॉर्ड हो गया कि किस कंपनी ने किसको दिया, कितना दिया। अब एसबीआई क्योंकि सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकार यह पता कर ले सकती है कि इस जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको किस पॉलिटिकल पार्टी को किस एसोसिएशन के द्वारा या कौन से कंपनी के द्वारा कितना पैसा दिया गया। अब सपोज किया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी का ये आर्गुमेंट था कि जिस कंपनी के द्वारा अगर अपोजिट पार्टी को दिया जाएगा उस कंपनी पर आपका इंस्पेक्शन बढ़ सकता है, जांच बढ़ सकता है, या उसके अनफेवरेबल कानून नहीं बन सकते हैं। तो इसके कारण कोई भी जो कंपनी है ये अपोजिट पार्टी को चंदा देने से बचेगा, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी का आर्गुमेंट था, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि इनका कहना था कि जो भी रूलिंग पार्टी है उनको अनड्यू एडवांटेज है फंडिंग में, और फंडिंग से आपका जितना किसी पार्टी के पास फंडिंग रहेगा उतना उनका कैडर बेस बड़ा हो सकता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, और चुनाव लड़ने के लिए वो बेहतर प्रिपेयर्ड हो सकता है। तो यानी जो हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये इन लोगों का, जो भी अपोजिट पार्टी थे, उनका आर्गुमेंट था, ठीक है। अब ये 2019 में सबसे पहले जब ये आया था तो उस समय जो पिटिशनर थे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी किया गया कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय स्टे लगाने से मना किया। फिर 2023 में आपका, फिर 21 में भी दोबारा स्टे के लिए प्रे होता है, उसको भी मना कर दिया जाता है। 23 में जजमेंट ऑर्डर पर आता है, और उसके बाद फाइनली जो जजमेंट, जो रिटर्न ऑर्डर आपका 2024 में आता है, तो उसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट जो दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर चीजें जो की है, वो हम लोग धीरे धीरे से इस पर को हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पहला कहना था कि जो आर्टिकल 19(1) है, ठीक है, उसके तहत आपको पता है कि राइट टू नो ऑफ वोटर्स, यानी वोटर को यह अधिकार है जानने का कि किस पार्टी को किसने, पार्टी किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। अगर जनता जानेगी या पब्लिक में ये जानकारी होगा, तभी पब्लिक सही से जज कर पाएगी कि जो सरकार काम कर रही है वो न्यूट्रल रूप से काम कर रही है या किसी कंपनी के प्रभाव है उस पर, या पॉलिसी मेकिंग में जो है किसी तरीके का इम्पैक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी जो है डाल रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू नो ऑफ जो है, वो एक फंडामेंटल राइट है जो इसमें वायलेट हो रहा है, क्योंकि वोटर्स को नहीं पता चल रहा है। अब किसी पर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 10,000 करोड़ है, किसी के पास 20,000 करोड़ है, तो जो वोटर्स हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यह जानकारी नहीं है कि वो पैसा कहां से उनके पास जा रहा है। इसलिए ये जो है वायलेशन है राइट टू
इंफॉर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये कहा गया कि दूसरा ये कहा गया कि ये जो गोपनीय तरीके से यानी बिना एनोनिमिटी मेंटेन किए हुए ये जो जा रहा है, इसमें इस पर सस्पिशन उठे, इस पर सवाल जो है कोर्ट के द्वारा उठाया गया कि अगर कोई आपका कोई कॉर्पोरेट है, ठीक है, किसी का भी आप इमेजिन कर लीजिए, और ये पॉलिटिकल पार्टी, तो अगर आप इसको दे रहे हैं तो उसको ट्रांसपेरेंसी से जाना चाहिए, तभी तो मेंटेन होगा, नहीं तो क्या होगा। सपोज किया कि किसी कंपनी ने आपको आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस ग्रुप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंड देंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो उनको एक्सपेक्टेशन होगा, या तो पॉलिसी में इस तरीके का रिफॉर्म का जरूरत उनको फील होगा, या सरकार से किसी अन्य तरीके का ड्यू एडवांटेज वो रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जो एनोनिमिटी हो गया, एनोनिमिटी मतलब क्या हुआ कि बिना पहचान प्रकट किए हुए, मतलब पर्दा के पीछे रहते हुए, वो पब्लिक नहीं जान रहा है, तो ये इस पर भी जो है सवाल उठा। और एसबीआई को यह ऑर्डर किया गया कि जितना भी आपको पैसा आया है, किस कंपनी के द्वारा दिया गया, सारा डाटा जो है डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये किया गया, ठीक है। अब इसमें जो है हाँ, अब इसमें ये देख लीजिए कि ये चर्चा किया गया कि क्यों ये प्रॉब्लमेटिक क्यों था, यानी इसमें क्या क्या खामियां था। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले जो अभी तक हम लोग चर्चा किए कि बिना विदाउट पब्लिक नॉलेज का, ठीक है, कि पब्लिक को जानकारी नहीं कि किसको कितना पैसा मिला। दूसरा ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि क्विड प्रो क्यो एक्सपेक्टेशन है। कहने का मीनिंग है कि ये टर्म होता है कि आप हमको कुछ फायदा पहुंचाइए, बदले में हम आपको कुछ फायदा जो है पहुंचाएंगे। यानी कि जो डोनर है सरकार को, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंड दे रहा है तो बदले में वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा, वही एक्सपेक्टेशन उसका ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो बेहतर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब जैसा ऊपर में हम लोग डिस्कशन किए कि जो रूलिंग पार्टियां हैं, क्योंकि एसबीआई बीच में, तो उनको तो पता है कि किस पार्टी ने किसको कितना पैसा दिया है, कौन सा ग्रुप में, तो उसको जो है उसके कारण जो है रूलिंग पार्टी को अनड्यू एडवांटेज है, ठीक है। ये चीज हम लोग ऊपर में चर्चा किए। और ये आपका कह सकते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये फ्री एंड फेयर नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि फेयर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जब लेवल जो प्लेइंग फील्ड है वो जब बराबर नहीं रहा, क्योंकि फंडिंग रूलिंग पार्टी के पक्ष में ज्यादा हो गई, तो ऐसे में अनड्यू एडवांटेज जो है रूलिंग पार्टी को है, ठीक है। अब इसमें तीसरा चीज इस आर्टिकल में यह डिस्कस किया गया कि ये जो जजमेंट दे के सुप्रीम कोर्ट ने जो को क्या कहा गया, आप देखते होंगे कि गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, या फंडामेंटल राइट्स का भी जो है गारंटर कहा जाता है। तो जो राइट टू आपका इंफॉर्मेशन है, उसका जो गारंटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया। साथ ही जो है जो डेमोक्रेसी का है, क्योंकि बेस है जिस पर इलेक्शन वो बेसिक है, जिस पर कि आपका सरकार बनता है और सारी चीजें होती है, तो वो एक तरीके से एसर्ट किया। कोर्ट ने जो है संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो है आपका मेंटेन किया, उसका भी रक्षा किया, ठीक है। तीसरा जो है ये आपका कहा कि एक बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, कि लोकतंत्र है तो ठीक है, सरकार का अपना जो पावर है, सरकार एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव कहने का मीनिंग है जो सरकार में है, जो लागू कर रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक राइट के बीच जो है एक बैलेंस होना चाहिए। यहाँ क्या था कि सरकार को सारा इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि कौन सा किसको पैसा दे रहा है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता। तो इससे क्या हुआ कि एक बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश हो रहेगा, पब्लिक का भी जो अधिकार है उसको जो जानने का है उसको भी पता रहेगा, और इस तरीके से जुडिशरी के इस सेक्शन से जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है आपका हुआ। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म अलग टॉपिक है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में। इसमें यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म किसको कहते हैं, आपको पता है कि पीएन भगवती जो जस्टिस थे, वहां से ये धीरे धीरे पीआईएल के माध्यम से स्टार्ट हुआ था। इसमें है क्या कि सब कुछ कीजिए कि आपका लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है, और ये आपका जुडिशियरी है, तो तीनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तीनों का अपना, इंडिया में क्या है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, मतलब
कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो जुडिशियल एक्टिविजन वो कंसेप्ट है कि जहां पर जुडिशियरी को यह लगने लगे कि लेजिस्लेटिव यानी कि जो आपका विधायिका है या एक्सिक्यूटिव जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है या जो करना चाहिए वो नहीं करे, तो ऐसे में वो एक कंसेप्ट दिया जाता है 142 आर्टिकल 142 के तहत कि जो है उसको कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेप लेता है। तो ये एक एग्जांपल जब कभी जुडिशियल एक्टिविज्म का लिखिएगा तो वहां इन चीजों को, क्योंकि एक्टिविज्म क्या हो, जुडिशियल में एक्टिविज्म इसलिए कहा जा रहा कि जुडिशियरी का मेन काम क्या है, फैसला करना, न्याय करना। लेकिन यहाँ ये जो किया एक्सिक्यूटिव जो एक्शन लिया था उसको क्वेश किया, तो इसलिए इसको जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ, ठीक है। अब कहा जाता है कि आगे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि अगर ये कमियां हैं तो हम लोग जो है आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तरीके का सजेशन जो है इस आर्टिकल में दिया जाता है, ठीक है, कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन किया जा सकता है। यानी अभी अभी वर्तमान समय में क्या होता है कि इलेक्शन में पर एमपी या पर एमएलए जो है कैप लगा हुआ है कि इतना पर कैंडिडेट आपका जो है, मान ली 95 लाख अगर एक एमपी के लिए फिक्स है तो उसी तरीके से विधायक के लिए सर्टेन अमाउंट फिक्स है। तो ये जो पॉलिटिकल फंडिंग जो होता है ये इसके कारण अनड्यू एडवांटेज जो किसी पार्टी को मिलता है, इसके लिए वेरियस कमिटी ने जो है स्टेट फंडिंग को जो है आपका सजेशन दिया कि सरकार जो है उसका जो आपका खर्चा होता है इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टी को, वो सरकार उसको बियर करे। अब इसका पॉजिटिव निगेटिव जो है किसी अलग क्लास में चर्चा करेंगे। इसमें जैसे पॉजिटिव में ये कहा जाता है कि ये जो आप कह सकते हैं कि किसी कॉर्पोरेट ग्रुप्स का या किसी प्रेशर ग्रुप का नियंत्रण नहीं रहेगा, सभी पार्टी को फेयर तरीके से उनको पैसा मिलेगा और लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। लेकिन दूसरा वो है कि इसमें बहुत तरीके का आप कह सकते हैं कि जिसको चुनाव नहीं लड़ना है लेकिन पैसा लेने के लिए जो है आपका पार्टी बना के जो है डिमांड कर सकता है। तो ये सब में एक अलग से टॉपिक में जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। इसमें जो वेरियस सजेशंस उसमें ये इस तरीके का रहते हैं कि आपका एक बैलेंस्ड आउट करने का जरूरत है कि लास्ट इलेक्शन में जितना उनका वोटिंग आया था उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाए, इस तरीके का आर्गुमेंट जो है, क्योंकि ये अभी फाइनल नहीं है, डिबेट में रहता है, तो इस तरीके का एक फाइनल कंक्लूजन ये चलते रहता है। स्टेट फंडिंग मतलब आपका स्टेट पैसा देगा चुनाव लड़ने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा जमा करने का जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है कि जो डोनेशन किसी कंपनी को दिया जाता है तो आप डिजिटली जो है उसको आप कह सकते हैं कि उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि किस कंपनी के द्वारा कितना पैसा जो है कहाँ पे दिया गया था। ये इन चीजों से भी एक नियंत्रण रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि किसी कंपनी के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है किसी पार्टिकुलर पार्टी को, तो उसमें आप कैप लगा सकते हैं, ठीक है। कैप लगा सकते हैं कि ये एक पार्टिकुलर कंपनी जो है आपका सिंगल सोर्स से, मतलब यानी एक कोई कंपनी है या एक कोई व्यक्ति है तो इतना सीमा बांध दीजिए, जो भी बांधना 10 लाख 20 लाख, उसके ऊपर वो नहीं दे सकता, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन का जो भूमिका है आप उसको और प्रोएक्टिव के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्री जैसे जर्मनी है, कनाडा है, वहां पर जो है आपका मैंडेटरी है कि आप पब्लिक डिस्क्लोजर करेंगे कि कौन सा किस कंपनी को किस पॉलिटिकल पार्टी को आप कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ जो चर्चा किया गया कि इसमें इथिकल और गवर्नेंस इशू भी है। इसमें है क्या कि जैसे जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, ओपेसिटी रहेगा, यानी कि चीज जो है पारदर्शी नहीं रहेगा, तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो आपका कम होता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है कि अब पॉलिटिकल फंडिंग अगर होने लगेगा तो ये भी संभव है कि किसी सर्टेन बड़े बड़े जो फंड कर रहे हैं वो आपका पॉलिसी कैप्चर कर सकते हैं, यानी वो अपने हिसाब से किसी नीति निर्धारण करने को कह सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं। दूसरा क्या होता है तो उससे करप्शन भी आपका बढ़ता है, ठीक है। लूपहोल्स उस तरीके से बनेंगे तो उसमें जो है फिर पूरा वो ब्यूरोक्रेसी से लेके ऊपर से नीचे तक सारी चीजें प्रभावित होगा, उसमें जो है आपका करप्शन का भी जो है आपका बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो आपका डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब इसमें है कि जो सजेशन जो आर्टिकल में जो दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल में सजेशन से ये दिया गया है कि जो पॉलिटिकल डोनेशंस जो भी होते हैं उसके लिए एक जो है रोबोस्ट यानी कि एक मजबूत कानूनी ढांचा जो है बनाया जाए, ठीक है।
दूसरा है कि जो भी पैसा दिया जा रहा है उसको डिस्क्लोजर किया जाए, और जितना पैसा हो रहा है जैसे सरकारी फंड है या किसी चीज का, तो कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, तो उसका एक जो ऑडिट होता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को भी जो उनके पास आ रहा है उसका भी ऑडिट होना चाहिए, और इसको कड़ाई से लागू होना चाहिए, ऐसा सजेशन जो है दिया जाता है। साथ ही कहता है जो आपका डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है जैसे इलेक्शन कमीशन है, कैग है, या फिर आरटीआई का जो मैकेनिज्म है, ताकि पब्लिक जान सके कि कहां से क्या, उसको आप मजबूत करें ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है। अब इसमें देखिए, अभी तक एक चीज और इसमें हुआ क्या था कि पहले क्या नियम था ना कि 7.5% लास्ट 3 ईयर्स में, सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसका लास्ट 3 साल का जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसका मैक्सिमम 7.5% तक जो है वो किसी पार्टी को डोनेशन दे सकता था। ये जो इसमें इनकम टैक्स एक्ट में जो सुधार हुआ था, तो उसमें कर दिया गया था कि इस लिमिट को हटा दिया गया था। उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारा सेल कंपनी बना, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए ही बना, और उससे जो है कि ऐसा प्रतीत हुआ कि रूलिंग पार्टी को ज्यादा एडवांटेज हो रहा है। ठीक है। तो इसके कारण भी जो अपोजिट पार्टी थी उनके द्वारा अपोज किया गया था। ठीक है। इसको जब ये एडिटोरियल्स में नहीं है, लेकिन हम ये आपको अलग से बता रहे हैं कि एक जब कोई भी कानून बनता है तो एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कि अगर कोई कानून सही है या गलत है, इसको देखने के लिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो फर्स्ट क्या देखता है कि अगर किसी चीज के लिए आप मतलब लागू कर रहे हैं कोई कानून, तो सबसे पहले तो अगर जो चीज सुधार करना है, सपोज किया जाए, तो कानून बनना चाहिए, यानी लॉ बनना चाहिए। तो अगर ब्लैक मनी इस केस में सरकार का मेन लक्ष्य था इसको रोकना पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, एक कानून बनना चाहिए, तो कानून तो जो है इसमें बना। ठीक है। दूसरा है कि लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए जो भी आप कानून बना रहे हैं, तो लेजिटिमेट पर्पस इसमें सरकार का ये फुलफिल हुआ कि ब्लैक मनी को रोकने के पर्पस से ये लागू हो गया। लेकिन तीसरा इसका कंसेप्ट है कि क्या अल्टरनेटिव को रास्ता नहीं था क्या, अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो उसको करना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि ये दोनों चीज तो ठीक है कि आपने कानून भी बनाया और उसके बाद आपका पर्पस भी लेजिटिमेट नजर आता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए जितना आपका जो पब्लिक का राइट वायलेट हो रहा है, उससे जो आप को जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी ब्लैक मनी को रोकना आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें हो क्या रहा कि पब्लिक को राइट टू इंफॉर्मेशन आपका कर्ब हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि उतना आपका आउटवे नहीं कर पा रहा है, मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट है उससे ज्यादा नहीं है, उससे फायदा उतना नहीं हो रहा जितना ज्यादा पब्लिक के राइट को कर्व हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट का है। ठीक है। तो कहने का मीनिंग हुआ कि ये जो तीसरा जो पॉइंट है इसको फुलफिल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है इसको नहीं कर पाया, और इसी के कारण जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका घोषित किया गया। ठीक है। तो अब हम अगर ऊपर के आर्टिकल को देखें गौर से, तो ये दो तरीके का चीज को था। एक था एनोनिमिटी, ठीक है, एनोनिमिटी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। एनोनिमिटी मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग हो रहा है वो कौन दे रहा है ये सूचना लोगों तक नहीं। ट्रांसपेरेंसी मतलब वो सूचना होगा। यही दोनों के बीच का मेन आपका आपका कह सकते हैं कि पॉइंट था। इसमें पक्ष विपक्ष था, बाकी चीजें हम आपको बताया कि किस तरीके से पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बात होता है, फेयर एंड आपका जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात होता है। ठीक है। तो ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसको वायलेशन माना राइट टू इंफॉर्मेशन का। ठीक है। और तो ये जो मेन आपका पूरा का पूरा इशू था वो एनोनिमिटी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी का ही था, और ये आर्गुमेंट हम आपसे चर्चा किए। अब हम आपको वो बताते हैं कि आप इन चीजों का यूज कहाँ कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन जब कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में, सरकार के कदम के बारे में पूछे, वहां आप यूज कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। या इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुद से अगर अलग से सवाल आता तब आप चर्चा कर सकते हैं, या आपका पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में अगर कोई सवाल आता है तब आप वहां पर चीज को चर्चा कर सकते हैं। ठीक है।
या कभी सवाल आता है कि डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। या आपको अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी पर कोई सवाल आता है तो वहां पर आप गवर्नेंस के एंगल से इन चीज़ों को जो है आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये आज का आर्टिकल है, आज इसको हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। बाकी कल से हम लोग इसको टाइमली करेंगे, आप लोगों का फीडबैक चाहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट आर्टिकल था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल के माध्यम से अगर कोई वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो काइंडली आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें लोगों को भी, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या जैसे बढ़ेगा तो फीडबैक भी बेहतर आएगा और इनपुट भी बेहतर आएगा, हम लोग इसको और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक ऑलवेज वेलकम है, ठीक है। और मेरा एक कोशिश है कि मेरे पास जो चीज़ें का जानकारी है आप लोग तक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। तो काइंडली आप लोग जो है कमेंट शेयर लाइक जो एक यूट्यूब चैनल का जो नॉर्मल एक प्रक्रिया है आप काइंडली करें तो, ठीक है। थैंक यू आप लोगों का सहयोग के लिए, थैंक यू।